नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, जब सत्ता हमको या आपको बीमार रखने पर आमादा हो जाए और सत्ता से जुड़े अधिकारी, पूरी ब्यूरोक्रेसी उस सत्ता के साथ खड़े होकर कहने लगे आप बीमार नहीं हैं, और उसके बाद मीडिया आपकी बीमारी का मीडिया ट्रायल करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तो आप इस लोकतंत्र में कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, आप न्यायपालिका के पास जाएंगे, क्योंकि और कोई विकल्प किसी के पास तो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात नहीं सुनी जाएगी, इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। फिर एक उम्मीद के साथ आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही मामलों को देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट है वो किन किन मामलों पर सुनवाई की और क्या क्या बहस हुई और क्या क्या फैसले हुए। कुछ फैसले बहुत अच्छे हुए, कुछ पर सुनवाइयाँ भी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आप चलिए अब यह भी यकीन कर लीजिए कि 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताब NCERT, उससे मुगल का नाम ही हटाया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कभी कर सकते हैं इस बात का कि आप मुगल का नाम हटाकर क्या उस समय को भी खत्म कर देंगे? बात यहीं तक नहीं रुकी। बात इंदौर के एक लॉ कॉलेज की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और लॉ कॉलेज की याचिका में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, मिर्जा मोजेज बेग, असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, आप ये भी ध्यान रखिए। जिस किताब को पढ़ाया जा रहा था, पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश के क्रिमिनल लॉ कोर्स का वो हिस्सा है। सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में वो पढ़ाई जाती है किताब। अचानक से उस किताब पर विवाद आता है। किताब का नाम है कोलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब सामूहिक हिंसा और आपराधिक न्यायिक व्यवस्था। RSS ABVP के लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो RSS का एक स्टूडेंट विंग है, वो कॉलेज में पहुंचकर हंगामा करता है। कहता है इसमें RSS के बारे में गलत सलत लिखा गया है, ये हिंदू फोबिया फैलाता है। एवज में उसके बाद क्या होता है, विवाद यहाँ थमा नहीं। विवाद उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल रहमान और प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बेग के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि लॉ के छात्रों को यह पढ़ाई जा रही है और हिंदू समुदाय और RSS के खिलाफ विवादित सामग्री है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। परिसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर रहमान जो प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर बेग असिस्टेंट प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। प्रिंसिपल डॉक्टर रहमान को अपने पद से इस्तीफा देने में मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर रहमान और डॉक्टर बेग को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया और मामले में 3 फैकल्टी मेंबर की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। मतलब नौकरी खत्म। एक तो नौकरी कोई दे नहीं रहा है, ऊपर से नौकरी जो है वो भी खत्म। किस मामले पे लेके? जो चीजें पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के कोर्सेज में, जो पोस्ट ग्रेजुएट लॉ कोर्स होता है, उसमें जो 18 साल से पढ़ाई जा रही, कोई नई नहीं पढ़ाई जा रही थी। दरअसल यह किताब 2011-12 की है। कॉलेज ने इसे 2014 में अपने लाइब्रेरी के लिए खरीदा था। इस किताब को डॉक्टर फरहत खान ने लिखा। वो बेग वहाँ की मध्य प्रदेश में कोर्ट में न्याय मांगते हैं कि हमें जमानत दे दी जाए, न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद बेग पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार लगाई, और फटकार ही नहीं लगाई, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य जो है वो कुछ और कर रहा है, इसको कुछ और करना था, ये कुछ और कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण काम आपको करने चाहिए। स्टेट को, मध्य प्रदेश सरकार को कहा गया। एक किताब जो 2014 में खरीदी गई थी, लाइब्रेरी में मिली है, दावा किया गया है कि इस किताब से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, इसलिए प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रिंसिपल को नौकरी से अब निकाल देंगे। क्या आप गंभीर हैं क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बेग को जमानत दे दी। ये बहुत अच्छी खबर है।
अब चलते हम लोग कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। रामनवमी में आपको पता है कि कोलकाता में दंगे हुए, मतलब एक प्लान तरीके से दंगा किया गया था। बिहार में भी किया गया था, अन्य गुजरात में भी हुआ था। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट देखिए कितनी मुस्तैद है। कहीं नहीं, राज्य सरकार की पुलिस इसकी जांच नहीं करेगी। इसकी जांच कौन करेगी? एनआईए जांच करेगी। एनआईए आतंकवादियों को पकड़ेगी, एनआईए दाऊद इब्राहिम को पकड़ेगी। अब एनआईए दंगों की भी जांच करेगी। और याचिका किसने लगाई थी? वहां विपक्ष, बीजेपी के जो विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। और एनआईए किसके पास है? भारत के गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्री कौन है? नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या जांच एजेंसियों को कोर्ट यह इजाजत दे रहा है कि तुम आओ और एक पॉलिटिकल नैरेटिव किसी राज्य सरकार के खिलाफ तैयार करो? क्या सभी जगह जो दंगे हुए एनआईए के बनने के बाद, क्या सभी मामलों में एनआईए को जांच के लिए कहा गया? क्या एनआईए के संविधान में कहीं यह लिखा है कि आप दंगों की जांच करेंगे? ये तो बना था आतंकवादियों के। ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि कुछ भी फुसफुसाहट होती है तो एनआईए आ जाती है। कहीं ये राज्य और संघ, यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच दुनिया तो नहीं पैदा हो रही है। हाई कोर्ट कैसे ऐसा निर्णय दे सकता है? खैर दे दिया तो अब उसको स्वीकार कीजिए। हो सकता है राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए कि हमारी पुलिस सक्षम है। स्थानीय पुलिस जो होती है उसका मनोबल भी तोड़ने की एक कोशिश हो रही है कि तुम जीरो हो, जो है सो हम ही हैं। आप समझिए कोई राज्य की पुलिस काम कर पाएगी ऐसी व्यवस्था में? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमारी सुविचारित राय है कि तेजाब की बोतलें और पेट्रोल बम आदि का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ राज्य पुलिस को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामला उस चरण से आगे और भी बढ़ चुका है। अब एनआईए को जांच करने दीजिए। एनआईए का कन्विक्शन रेट है क्या? एनआईए जांच एजेंसी है, कितने मामलों में दोषी ठहरा चुकी है किसी को? सभी तो बाहर ही आ जाते हैं। दो बड़ी होके आते हैं, बाहर तो आप छोड़ दीजिए, बड़ी होके आते हैं। एनआईए की जांच आप उनके वेबसाइट पे पढ़िए, चाहे कोई भी एजेंसी आप ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, सबका कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन का मतलब ये कितने मामलों को जो एफआईआर किए थे सक्सेस पहुंचा पाए कि हमने जांच सही पाया। मुश्किल से 5% के आसपास भी पहुंच पाए तो बहुत है। तो क्या ये नैरेटिव ही तो बनेगा? खैर, फैसला को हाई कोर्ट ने किया है तो उसका अब राज्य सरकार कैसे उस पर रिएक्ट करती है देखने की बात हो। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है, आपको पहले से हम बताते आ रहे हैं कि कुणाल कामरा, भारत सरकार ने जो एक कानून बनाया है, डिजिटल मीडिया आचार संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक कानून बनाया है कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता अधिनियम 2021 में उन्होंने कुछ संशोधन किया है कि फेक न्यूज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कौन नहीं कहता है कि खतरनाक है? सब लोग ये कहते हैं। लेकिन ये तय कौन करेगा? जिस पे आरोप है कि फेक न्यूज वही करवाता है जिसने भारत के चुनाव में आईटी सेल लेकर आया। मतलब बीजेपी एक आईटी सेल लेकर आई। जिस पार्टी का नंबर 2 किसी मीटिंग में कहता है अपने आईटी सेल वालों को कि झूठा सच्चा कुछ भी हो वो सोशल मीडिया पर फेंको, व्हाट्सएप ग्रुप में फेंको, वो सरकार कह रही है कि लोकतंत्र को खतरा होगा फेक न्यूज से। कुणाल कामरा इसी बात के लिए गया कि सरकार कैसे तय करेगी कि कौन फेक न्यूज है या नहीं, और इससे हमारी स्वतंत्रता, जो बोलने की आज़ादी है, कुछ दिखाने की आज़ादी है, व्यंग करने की आज़ादी है। चूँकि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, वो हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। सरकार इसमें
फैक्ट चेकिंग एक यूनिट बना रही है जिसमें फेक न्यूज को पहचाना जाएगा, और चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, जो भी है वो सबको ये कहा जाएगा कि ये फेक न्यूज है, इसको डाउन कर दीजिए। मतलब सरकार को जब पसंद में नहीं आएगा उसको डाउन कर दीजिए। एक लोकतंत्र को और संकुचित करने का आइडिया है। लोकतंत्र को और सीमाओं में कैसे बांध दो। जो हमारे साथ नहीं है वो हिंदुस्तानी नहीं है। यही इस फैक्ट चेकिंग यूनिट का पर्पस होगा। जो हमारे विचार से सहमत नहीं है वो फेक न्यूज होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको 6 जुलाई तक लागू नहीं कर सकते। भारत सरकार को आदेश दिया है क्योंकि हम आपके हलफनामे से सहमत नहीं है। कुणाल कामरा के तर्क से हम सहमत हैं। तो 6 जुलाई तक फैक्ट चेकिंग यूनिट अमल में नहीं आएगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। फिर 30 मई को इसकी सुनवाई भी है दोबारा। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि प्रथम नज़र में, प्रथम दृष्टि में लगता है कि हलफनामा जो सरकार दे रही है उसके विपरीत पैरोडी व्यंग जैसी सरकार की निष्पक्ष आलोचना को सरकार जो हलफनामा दे रही है उसको संरक्षण नहीं मिल रहा है। यकीन मानिए ये ऐसा केस आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट तक के केस आने वाला है। 2024 में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। राजनीतिक परिवर्तन भी हो सकता है। सरकार डरी हुई है, इसीलिए फैक्ट चेकिंग यूनिट लेकर आई है कि कैसे हम अपने विरोधियों को 2024 तक ख़त्म करें। विरोधियों को ख़त्म करने का मतलब सोशल मीडिया पर जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करें। सोशल मीडिया पे हम कैसे कंट्रोल करें, एक छत्र राज्य। खैर देखिए क्या होता है इसमें। दिल्ली में आपको पता है कि महिला जो कुश्ती पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर धरना पर बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, उत्तर प्रदेश के हैं, बाहुबली भी हैं। उन्होंने महिला जो कुश्ती पहलवान है उनके साथ उन्होंने यौनाचार किया है, गलत व्यवहार किया है। ऐसा जो आंदोलन कर रही हैं जंतर मंतर पर महिला कुश्तीबाज जो हैं उनका आरोप है। और आज इंडियन एक्सप्रेस में भी आप फ्रंट पेज पे देखेंगे कि इनका जो कोच, इनको जो लड़कियों को जो कोच देता है, ट्रेनिंग देने वाला मलिक साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को कि जब मैं लखनऊ में था तो ये शिकायतें आम थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह रात में कहते थे कि हमें महिला कुश्तीबाजों को मेरे घर पर भेजो। तो एक तो ये प्रूफ है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस FIR नहीं। तो महिला कुश्ती पहलवान कह रही हैं कि FIR कीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो शायद कल FIR हो जाएगा। कल सुनवाई इस केस की है और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जाकर कहा है कि नियमतः तो पहले जांच करते हैं फिर FIR करते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो हम FIR दर्ज कर लेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो FIR दर्ज कर लेंगे। दिल्ली पुलिस का लॉजिक देखिए क्या बेहतरीन है। सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो हम FIR दर्ज कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो फिर हम इसमें जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगी तो हम गिरफ्तार करेंगे। मतलब क्या तमाशा दिल्ली पुलिस है। मतलब प्रोफेशनल फोर्स जिसके पास 8,000 करोड़ का बजट होता है, 10,000 करोड़ का बजट है जिस दिल्ली पुलिस के पास, वो जाके क्या तर्क दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट में कि आप कहें तो हम FIR दर्ज कर लें। अरे क्या मतलब है यार, तुम्हारा अपने पास सेंस नहीं है क्या आपके पास? आप काहे के लिए पुलिस चला रहे हो भाई? 10 हमारे आपके टैक्स पैसे आप क्यों खा रहे हो? बैठ जाओ घर में। फिर अभी कुछ दिन पहले ही तो राहुल गांधी से आप पूछने गए थे कि श्रीनगर में आपने बताया था किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है तो लिस्ट बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। अभी आपके डिपार्टमेंट में ही आप ही की एक ऑफिसर ने एक ऑफिसर पे आरोप लगाया है, तो आप घर के अंदर जांच कर रहे हैं, FIR भी नहीं लॉन्च किए हैं। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो जांच कर लेंगे। देखिए कल सुप्रीम कोर्ट इनको कितना लताड़ सुनाती है। इसीलिए कहे कि अब हम लोग के पास इलाज नहीं है, हम लोग बीमार कर दिए गए हैं और खुद भी बीमार हो भी गए हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ही अब बचा है, हाई कोर्ट ही बचा है। गुजरात हाई कोर्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब और दूसरे कोर्ट थोड़ा सा ठीक है।
अब चलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक और मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रोहन पवार जाते हैं वहाँ के राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ। कहते हैं राज्य का जो चुनाव आयोग है ये निकाय की चुनाव नहीं करा रहा है, मतलब नगर पालिका की जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वार्ड काउंसिलर का उत्तर प्रदेश में जैसे हो रहा है, नगर मेयर का चुनाव, पार्षद का चुनाव, मुंबई में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है। उनका कहना है कि राज्य का चुनाव आयोग देशद्रोही काम कर रहा है, इस पर देशद्रोह का चार्ज लगाइए। कोर्ट ने पूछा क्यों लगाए भाई? कहा ये संविधान की बात ही नहीं मान रहा है। संविधान में कहा गया है चुनाव कराने के लिए, और राज्य का चुनाव आयोग जब चुनाव नहीं कराए तो इस पे राजद्रोह का मुकदमा लगेगा कि नहीं लगेगा? कोर्ट ने कहा कि बात तो सही कर रहे हो, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो सोचिए ऐसे ऐसे भी याचिक मामले हमारे कोर्ट में चल रहे हैं। तो इससे हमें और आपको सीख मिलती है कि हमारे राज्य में अगर चुनाव नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग भी हाई कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पे राजद्रोह का मामला लगाइए। मतलब सरकार की जो संवैधानिक संस्था है वही संविधान को नहीं माने तभी तो राजद्रोह लगेगा। खैर उनकी याचिका खारिज कर दी गई, और याचिका में इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में कई नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों को 2 साल से अधिक समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय प्रशासकों द्वारा चलाया जा रहा है, और चुनाव शुरू करना महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग का कर्तव्य था। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 124A को एक संवैधानिक प्राधिकरण के खिलाफ लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं एक और दिलचस्प याचिका ये गई गुजरात हाई कोर्ट में कि कहा गया कि देखिए ट्रांसजेंडर के लिए एक PIL जनहित याचिका वहाँ डाली गई कि जो ट्रांसजेंडर है, मेल और फीमेल तो औरत और मर्द तो समझ में आता है, जो ट्रांसजेंडर है जिनको भारत की सरकार ने भी मान्यता दिया है, इनके लिए कोई अलग से शौचालय नहीं है, इनके लिए अलग से शौचालय बनाए जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर को कहा जाता है कि आप जो शौचालय पुरुष इस्तेमाल करते हैं उसमें जाइए, और जब वहाँ जाते हैं तो इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। बात तो ठीक है। अब देखिए नोटिस का जवाब कैसे देते हैं। फिर आते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे NIA हो, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं अक्सर एक गलत काम कर रही हैं कि किसी को जेल में रखने के लिए फटाफट जल्दी से चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं, और आरोप पत्र कंप्लीट नहीं होता है। जब पूछा जाता है क्यों नहीं भाई तुम इनको जमानत क्यों नहीं दें, तो सब जांच पूरी नहीं हुई। तो जब जांच पूरी नहीं हुई तो तुमने आरोप पत्र कैसे दाखिल कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर व्यवस्था दी है, ऑर्डर किया कि जानबूझकर आप लोगों को जेल में रखना चाहते हैं। भारत का संविधान है, उसमें जो एक इंसान को जो मौलिक आज़ादी मिली हुई है अनुच्छेद 21 के तहत, उसका सरासर उल्लंघन है। ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति का, ये उसका मौलिक अधिकार है। मतलब जब से वो पैदा हुआ उसको ये आज़ादी उसको पैदा होने से मिलती है, इसको आप छीन नहीं सकते हैं। और ये बहाना बनाकर दरअसल यस बैंक को धोखा देने के आरोप में एक रियल एस्टेट के डेवलपर यानी ठेकेदार संजय छाबड़िया वहाँ पे अपनी जमानत मांगने गए थे, तो CBI ने कहा कि अभी और वक्त लगेगा, आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं, अभी जांच और पूरी करनी है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, कही नहीं अब अगर जांच आप पूरी नहीं करते हैं आपकी जिम्मेदारी, न्यायालय जमानत तो देगी। तो उम्मीद है कि बहुत लोगों को अब जमानत मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को गिरफ्तार कर लिए, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, FIR में है, चार्जशीट में नहीं है, लेकिन जो जांच एजेंसी होती है कोर्ट में जाकर कहती है कि सप्लीमेंट मतलब पूरक चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, मतलब दूसरा भी एक है जिसमें इनका नाम आने की संभावना है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी। अभी मनीष सिसोदिया का केस आप देख रहे होंगे ना, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री जो है, उसमें यही चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। तो कोर्ट ने कहा हम आपके इस खेल को समझते हैं, आप अगर इस खेल को खेलना चाहते हैं
तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जमानत दूंगा। कोलकाता उच्च न्यायालय में आज एक मुकदमे की सुनवाई हुई जिसमें कोलकाता उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा यदि राज्य कानून तोड़ने वाला बन जाता है तो अदालतों को नुकसान की भरपाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अदालत ने 2 लाख रुपए मुआवजे का भी आदेश दिया। दरअसल इस केस में पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसी को गिरफ्तार किया और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उसके एवज में सरकार पे जुर्माना लगाए। कितनी अच्छी बात है। जो हमारी जो मुस्लिम आबादी है उसको तो आप 20-20 साल तक रखते हो, फिर बड़ी कर देते हो, कोई मुआवजा की बात ही नहीं। अब जो जांच अधिकारी उसको पकड़कर जेल में डाला उसको कोई सजा नहीं। यहाँ तो देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट राज्य सरकार को करेगी कि आपने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, 2 लाख रुपए आप दीजिए। कितना अच्छा होता है कानून पूरे भारत में लागू हो जाए तो। चाहे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कानून को लाना भी चाहिए कि गलत तरीके से अरेस्ट करोगे तो 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। देखिए पुलिस की आदत छूट जाएगी और सरकार की भी आदत छूट जाएगी गिरफ्तार करने। खैर मुसलमानों के केस में तो नहीं होगा। मुसलमानों के केस में तो उनको जेल भेजेगी। मुआवजा तो छोड़िए, आपको पता ही है कि कर्नाटक में कहा जा रहा है कि तथाकथित मुस्लिम आरक्षण अब खत्म कर दिया नहीं जाएगा। तो मुसलमान एक समुदाय अलग ही है जिसके लिए न्यायिक व्यवस्था अलग से सोचती है, अलग से करती है। बाजू खाने की जगह टंकी लगा देती है। बड़े लोग चटकारे लेकर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की जो हत्या हुई, उसके भाई की जो हत्या हुई, पुलिस संरक्षण में हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, बड़े चटकारे लेके मीडिया ट्रायल चल रहा है। सवाल तो यह भी था क्या उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चल पड़ी है उससे देश को खतरा है या नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं न्यायिक व्यवस्था की तो न्यायिक व्यवस्था को खतरा है या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट को लगा उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट को खतरा हो गया, संविधान को खतरा हो गया। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी कि मेरा जेल में जो सज़ा मुझे मिली है वो अवधि पूरा हो गया है, अब मुझे सरकार छोड़ नहीं रही है, तो हमें निकालने का कुछ इंतजाम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को आदेश देता है कि आप इसको छोड़िए। योगी सरकार कहती है क्यों छोड़े, आप हो कौन? वो नहीं छोड़ा जाता है। आज इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे आदेश को आपने नहीं सुना। और ताज्जुब की बात है कि अभी 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया कि हमने आदेश दे दिया है छोड़ने के लिए, आप चिंतित मत होइए, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ा। आज इसी बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट तो फटकार ही लगा सकता, माने ना माने। एक नई पद्धति शुरू हो रही है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। इस टेस्टिंग किया जा रहा है, ये टेस्ट मॉडल है कि संविधान को कैसे धीरे धीरे और संवैधानिक संस्थाओं को कैसे खत्म किया जाए। एक टेस्टिंग मॉडल है, वरना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप न माने, ऐसा होता है क्या? अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि आप हलफनामा दीजिए फिर से एक, और बताइए कि 7 फरवरी का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अगर 7 फरवरी का ऑर्डर का आप अनुपालन कर लेते तो व्यक्ति तो छूट जाता जो जेल में है। तो 30 मई को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि व्यक्ति की रिहाई ज़्यादा गंभीर नहीं है। इस मामले में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट कर रही है और इस डेमोक्रेसी को टेस्ट कर रही है, संविधान को टेस्ट कर रही है। अब आप समझ लीजिए, अतीक अहमद की याचिका गई हुई है कि गलत हो गया, सुप्रीम कोर्ट आदेश देते रहेगा, सुनेगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और याचिका की बात करेंगे जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की गई। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत निचली अदालत दोषी सिद्ध करता है, सजा देता है। वो व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचता है। ये 1999 का मामला है। हाई कोर्ट पहुंचता है, कहता है मेरे को जो सजा दी गई है वो गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है कि ठीक है, पता करते, तुम सबूत लाओ कि तुम गलत कैसे हो। समझिए कि निचली अदालत उसको
सबूतों के आधार पे सजा दे रही है। अब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको कह रही है कि तुम सारे सबूत निचली अदालत से लेके आओ। इलाहाबाद हाई कोर्ट निचली अदालत से सबूत मांगेगी या उस व्यक्ति से मांगेगी? उसने तो सारे रिकॉर्ड दे दिए, रिकॉर्ड गायब भी हो गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी है, अभियुक्त है, जो जिसको दोषी साबित किया गया है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने निचली अदालत के रिकॉर्ड को आपके पास लेकर आए। आप निचली अदालत से मांगिए, अगर नहीं है तो उसकी सजा का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए हम लोग दोषी हैं, जुडिशरी दोषी है, न्यायपालिका दोषी है। दिल्ली हाई कोर्ट से आज एक अच्छी खबर यह है, आपको याद होगा कि बीबीसी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, लोगों ने खूब देखे भी। उसी डॉक्यूमेंट्री को कुछ छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाना चाहा। दिल्ली विश्वविद्यालय उन छात्रों को गेट से बाहर कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि तुमको एग्जाम नहीं देने देंगे, 1 साल तक तुम यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आओगे। लोकेश चूग जो PhD के छात्र हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट जाते कहते मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं तो वहाँ उस स्क्रीनिंग में था भी नहीं, उस जगह से मैं दूर खड़ा था। यूनिवर्सिटी हमें कैसे निकाल सकती है? मेरा तो ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम से मुझे दूर किया जा रहा है, मतलब प्राकृतिक जो न्याय है, पढ़ने का अधिकार। वो रिसर्च स्कॉलर है, PhD रिसर्च स्कॉलर है, और इस महीने के अंतिम तारीख तक उनको अपनी थीसिस जमा करनी थी। यूनिवर्सिटी ने रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने, एक कौरव है, पांडव नहीं कौरव है, उन्होंने कहा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के फैसले को हम रद्द करते हैं और विश्वविद्यालय में लोकेश चूग का प्रवेश बहाल करते हैं। इसी साल 10 मार्च को लोकेश चूग को यूनिवर्सिटी में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। किसी भी एग्जाम में बैठने, थीसिस जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे, देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को किसने सुना। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश को सुन रही है या नहीं, या उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट को सुन रहा है या नहीं।